नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है दोस्तों, वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसी से संबंधित इससे पहले भी हम लोगों ने और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रखा है, यानी कि 175 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन हो गया है। आज उसके आगे का डिस्कशन देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए चल रही है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिए, सपोर्ट कीजिए चैनल का। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, हर टॉपिक का अच्छे से डिस्कशन किया गया है। आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। आज का जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि डेनिसोवन शब्द का उल्लेख कभी कभी मीडिया में किसके संदर्भ में किया जाता है। बात समझ में आए दोस्तों। प्रश्न है कि डेनिसोवन शब्द का उल्लेख कभी कभी मीडिया में किसके संदर्भ में किया जाता है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार के डायनासोर के जीवाश्म के लिए। दूसरा ऑप्शन है एक प्रारंभिक मानव प्रजाति के लिए। सी ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली एक गुफा प्रणाली के लिए। डी ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक काल के लिए। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि डेनिसोवन शब्द का उल्लेख मीडिया में किया जाता है, किसके संदर्भ में किया जाता है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, इस चैनल से जुड़ें दोस्तों, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वीडियो। आपकी मेहनत में रंग लाने के लिए और आपको सफलता के ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये चैनल बनाया गया है दोस्तों, ताकि आपको अपना लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से जुड़िए, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। चलिए, तो डेनिसोवन शब्द का उल्लेख कभी कभी मीडिया में किसके संदर्भ में किया जाता है। तो डेनिसोवन शब्द का प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों एक प्रारंभिक मानव प्रजाति के रूप में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। डेनिसोवन शब्द का उल्लेख कभी कभी मीडिया में किया जाता है, किस लिए किया जाता है? प्रारंभिक मानव प्रजाति के लिए किया जाता है। आगे अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि। प्रश्न क्या था दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। पहला कथन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता तथा उसकी मांग करने की प्रक्रिया और तरीके का उल्लेख करे। दूसरा कथन है कि विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करे। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना था दोस्तों। फटाफट से उत्तर दीजिए। आपका कथन है कौन से सही है वो बताना है, और नीचे आपके ऑप्शन है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना तो दो। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा पहले दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार वनवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांसों को गिराने का अधिकार है। दूसरा कथन है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रारंभिक वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक लघु वन उपज है। तीसरा जो कथन है वो है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 वनवासियों को लघु वन उपज का स्वामित्व प्रदान करता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। फटाफट से उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रारंभिक वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक लघु वन उपज है। बिल्कुल सही है।
दूसरा कथन है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रारंभिक वन निवासी अधिनियम 2006 वनवासियों को लघु वन उपज का स्वामित्व प्रदान करता है। तो दूसरा और तीसरा दो कथन सही हैं आपके, दूसरे और तीसरे। ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि हाल ही में हमारे देश में हिमालयन नेटल यानी गिरार्डिनिया डायवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, क्योंकि यह ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत पाया जाता है। आपके ऑप्शन है मलेरिया रोधी दवा बनाने के लिए, बी ऑप्शन है बायोडीजल, सी ऑप्शन है कागज उद्योग के लिए लुगदी बनाने में, और डी ऑप्शन है कपड़ा फाइबर में। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि हाल ही में हमारे देश में हिमालयन नेटल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, क्योंकि यह ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत पाया जाता है। कौन सा आपको बताना है स्थायी स्रोत है? इसमें से ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा कपड़ा फाइबर। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्धि CNG HCNG के उपयोग के प्रस्तावों के संदर्भ में सार्वजनिक परिवहन में बांसों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्ध CNG यानी HCNG के उपयोग के प्रस्तावों के संदर्भ में सार्वजनिक परिवहन में बसों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है HCNG के उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का उन्मूलन है। दूसरा है ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करता है। बसों के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को CNG के साथ मिश्रित किया जा सकता है। चौथा है HCNG ईंधन को CNG से सस्ता बनाता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए NCNG के उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का उन्मूलन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्सर्जन को कम करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि बसों के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को CNG के साथ मिश्रित किया जा सकता है, तो ये सही है। HCNG जो है वो ईंधन को CNG से सस्ता बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा तीसरा कौन से ऑप्शन में दे रहा है? बी पे, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। सक्सेस @ एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों का डिस्कशन करता है और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करता है जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? पहला ऑप्शन है कोडिकनाल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में है, नैनीताल जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो दोस्तों अगर बात की जाए कि कौन सी एक कृत्रिम झील है तो वो होगा कोडिकनाल जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो तल में भारी खनन के संभावित परिणाम है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिसकी तल में भारी खनन की संभावित परिणाम है? पहला है नदी में लवणता में कमी, दूसरा भूजल प्रदूषण, तीसरा है जल स्तर का कम होना। बस में दोस्तों खनन के बाद जो संभावित परिणाम हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। नदी में लवणता में कमी आई है, भूजल प्रदूषण, जल स्तर का कम होना। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल पहला सही है, दूसरा और तीसरा सही है, केवल पहला और तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो तल में भारी खनन के संभावित परिणाम हुए हैं? आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों उसको देखते हैं। तो भूजल प्रदूषण और भूजल स्तर का कम होना। दूसरा तीसरा ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रश्नों का उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिए दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है दोस्तों। ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं
ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार किए गए हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न क्या है कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी PAGE एक संयुक्त राष्ट्र तंत्र है जो देशों को हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में सहायता करता है। बस में दोस्तों, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE एक संयुक्त राष्ट्र तंत्र है जो देशों को हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में सहायता करता है। आपके ऑप्शन है सतत विकास पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 जो है जोहान्सबर्ग में हुआ था। बी जो है वो सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012 रियो डी जेनेरो में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2015 पेरिस में हुआ था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2016 नई दिल्ली में हुआ था। तो आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012। इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक, बस में दोस्तों, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पौधे का अक्सर समाचारों में उल्लेख क्यों होता है? असल में दोस्तों, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक एक पौधा है जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? इसका अर्थ है व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ जैव विविधता को कम करता है। सी ऑप्शन है इसका अर्घ कीटनाशकों के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पौधे का अक्सर समाचारों में उल्लेख क्यों किया जाता है? तो इसका उल्लेख इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ जैव विविधता को ये क्या करता है? कम करता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ लाख वर्षों में उलट जाता है। दूसरा कथन है कि जब पृथ्वी का निर्माण 4000 मिलियन वर्ष पहले हुआ था तब 54% ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तीसरा है जब जीवित जीवों की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल को संशोधित किया। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना है। तो फटाफट से प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं। आप भी अपना प्रश्नों का उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ लाख वर्षों में उलट जाता है। तो ये सही है। जब पृथ्वी का निर्माण 4000 मिलियन वर्ष पहले हुआ था तब 54% ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद जब जीवित जीवों की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल को संशोधित किया। तो पहला और तीसरा सही है। ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा मेघालय, चौथा नागालैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? फटाफट से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न देखिए और उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस राज्य में पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल की गई। भारत में पहली बार बैगाओं को आवास अधिकार दिए गए। तीसरा कथन है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और कमजोर जनजाति समूहों के लिए आवास अधिकारों का आधिकारिक तौर पर फैसला और घोषणा करता है। तो फटाफट से इसका उत्तर देना है दोस्तों। प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा और तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, फिर पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल की गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है।
दूसरे कथन की बात करें कि भारत में पहली बार बाघों और आवास अधिकार दिए गए, तो ये कथन भी सही है। तीसरा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और कमजोर जनजाति समूहों के लिए आवास अधिकारों का आधिकारिक तौर पर फैसला और घोषणा करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो ये ऑप्शन बी ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। पहला पक्षियों, दूसरा धूल उड़ना, तीसरा बारिश और हवा का बहना। तो उपर्युक्त में से कौन से पौधों की बीमारियां फैलाता है? पौधों की बीमारियां फैलाता है। पक्षियों, धूल उड़ना, बारिश और हवा का बहना। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। इन चारों में से कौन है जो पौधों की बीमारियां फैलाता है? पहला और तीसरा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो दोस्तों, पक्षियों के द्वारा, धूल उड़ना, बारिश और हवा का बहना, इन सभी के द्वारा पौधों की बीमारियां फैलती हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वह है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के से किस प्रकार अलग है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से किस प्रकार अलग है? पहला कथन है एनजीटी की स्थापना एक अधिनियम द्वारा की गई है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया है। दूसरा कथन है कि एनजीटी पर्यावरण न्याय प्रदान करता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करता है, जबकि सीपीसीबी नदियों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें केवल दूसरा ही कथन सही है, क्योंकि एनजीटी पर्यावरण न्याय प्रदान करता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करता है, जबकि अगर सीपीसीबी की बात करें तो नदियों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो केवल दूसरा सही है, तो कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? बी पे, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी GACSA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि GACSA 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन का परिणाम है। दूसरा, GACSA की सदस्यता से कोई बाध्यकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। तीसरा जो कथन है वो है GACSA के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा, दूसरा और तीसरा, या पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों, इसकी बात करें तो इसमें केवल दूसरा सही है कि GACSA की सदस्यता से कोई बाध्यकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? बस सुनिए दोस्तों, प्रश्न है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? पहला है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, दूसरा UNEP सचिवालय, तीसरा जो ऑप्शन है वो है UNFCCC सचिवालय, डी ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो दोस्तों, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? दोस्तों, ये शुरू की गई जो एक पहल है ये UNFCC सचिवालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है UNFCCC। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि वाणिज्य में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रैफिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो ट्रैफिक है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक ब्यूरो है। दूसरा है ट्रैफिक का जो मिशन है वो यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा न बने।
तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है कि वाणिज्य में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रैफिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, अगर कथन की बात की जाए तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है कि ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों का व्यापार प्राकृतिक संरक्षण के लिए खतरा न बने। तो केवल दूसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, बी पे, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में बायो रेमेडिएशन तकनीकों का कौन सा लाभ है। पहला, यह प्रकृति में होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया को बढ़ाकर प्रदूषण को साफ करने की एक तकनीक है। दूसरा, कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातुओं वाले किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जैव उपचार द्वारा आसानी से और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। तीसरा है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग विशेष रूप से जैव उपचार के लिए डिजाइन किए गए सूक्ष्म जीवों को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है और इस कथन से में से कौन सा लाभ है, आपको इसका उत्तर देना है। बायो रेमेडिएशन तकनीकों का कौन सा लाभ है। बस समझ में दोस्तों, तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, इसमें दूसरा सही है कि कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातुओं वाले किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जैव उपचार द्वारा आसानी से और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। और तीसरा भी सही है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग विशेष रूप से जैव उपचार के लिए डिजाइन किए गए सूक्ष्म जीवों को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो दूसरा तीसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो ये होगा, बताइए फटाफट से बताइए। तो दोस्तों, प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि यह प्रकृति में होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया को बढ़ाकर प्रदूषण को साफ करने की एक तकनीक है। बस इनमें ही दोस्तों। उसके बाद तीसरा कथन सही है, तो यानी पहला और तीसरा ऑप्शन सी भी दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी कारणवश तितलियों की किसी प्रजाति की जनसंख्या में भारी गिरावट आती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ खेती वाले पौधों में फफूंद संक्रमण में भारी वृद्धि हो सकती है। इससे तितलियों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की जनसंख्या में भी गिरावट आ सकती है। इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसमें आपका पहला सही है और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है, सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग को बढ़ावा देने में विकासशील देशों की संभावित सीमाएं क्या हैं। पहला है, शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है और महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा है कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन की स्थापना और इंजीनियरिंग के लिए निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तर की विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। तीसरा है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना आवश्यक है, जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से दोस्तों दूसरा और तीसरा सही है कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन की स्थापना और इंजीनियरिंग के लिए निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तर की विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। तीसरा, आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना आवश्यक है, जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी पे है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानव जनित उत्सर्जन के कारण आसन्न वैश्विक तापमान में कमी लाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन पृथक्करण के लिए संभावित स्थल हो सकता है, आपको इसका उत्तर देना है। परित्यक्त और अलाभकर कोयला मंडल भंडार, ये बिल्कुल सही है। समाप्त हो रहे तेल और गैस भंडार, ये भी सही है। भूमिगत गहरी खारी औपचारिकताएं, ये भी सही है।
तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है? डी पे, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार ही करना है। पहला, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा फैलता है जो डेंगू फैलाता है। दूसरा है, जीका वायरस रोग का यौन संचरण संभव है। तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जानवर का शिकार किसी व्यक्ति द्वारा कानून द्वारा प्रदत्त कुछ प्रावधानों के अलावा नहीं किया जा सकता? घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंसा। तो दोस्तों घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस, इसका उपयोग कुछ प्रावधानों के अलावा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। पहला है, यह यूरोपीय संघ की एक पहल है। बस में दोस्तों, या यूरोपीय संघ की एक पहल है, तो ये बिल्कुल सही है। यह लक्षित विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को अपने विकास बजट में एकीकृत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो ये दूसरा भी सही है। इसका समन्वयन विश्व संसाधन संस्थान WRI और सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है? ए पे, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, बेहतर शहरी भविष्य की दिशा में काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में UN हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UN हैबिटेट को सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ कस्बों और शहरों को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा ताकि सभी के लिए पर्याप्त आश्रय उपलब्ध कराया जा सके, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके साझेदार या तो सरकारें हैं या स्थानीय शहरी प्राधिकरण है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, यह UN हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के समग्र उद्देश्य में योगदान देता है जो गरीबी को कम करना था, सुरक्षित पेयजल और बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच को बढ़ावा देना है, तो ये तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो पहला तीसरा कौन से ऑप्शन भी दे रहा है? बी पे, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सेशन पसंद आएगा, तो फटाफट से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।